नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के जज आपस में भिड़े हुए हैं। कंपटीशन इस बात का है कि कौन कितना सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के पक्ष में है। किनके फैसलों से यह दिखाई पड़ता है कि आपने हिंदुओं के खिलाफ फैसले कितने दिए हैं और कितना बढ़ चढ़कर इसमें भूमिका निभाई है। और इसी बात को लेकर छटपटाहट अभी के जजों में भी है, कुंडली इनकी भी खुल रही है और फिर पूर्व जजेज और पूर्व सीजेआई इसमें आ गए हैं और इस विवाद में उनको भी छटपटाहट हो रही है कि हम कैसे बताएं कि हमने बेहतर काम किया और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल जो बढ़ी हुई है अभी सीजेआई संजीव खन्ना की और उनसे थोड़ी कम मुश्किलों में हैं पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ साहब। और उनको आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि आपने जो फैसले दिए उससे सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ गई। मॉकरी ऑफ सेकुलरिज्म ऐसा बताया जा रहा है कि सीजेआई रहने के समय में चंद्रचूड़ ने जो फैसले दिए थे उससे देश की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट का इकोसिस्टम ये सब गड़बड़ हो गया। और ये सारे आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले जज कौन हैं? ये सारे जज कॉलेजियम के जज हैं। और कॉलेजियम में सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ? ये तीनों जज जो अभी हैं वो खानदानी जज हैं और तीनों जजों के बीच जो जुबानी जंग चल रही है जिसमें कोई माफी मांग रहे हैं, कोई अपने फैसलों पर पछता रहे हैं, कोई अपने फैसले को सही बता रहे हैं, ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो जज हैं वो खानदानी जज हैं। जैसा कि अभी चंद्रचूड़ के ऊपर आरोप लगे, एक दो नहीं कई आरोप लगे और ये आरोप उनके बैलेंस करने की थ्योरी को लेकर लगे थे, क्योंकि वो बैलेंस करने की कोशिश करते रहे। राम मंदिर पर फैसला दिया और उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर पर फैसला यानी बाबरी मस्जिद विवाद के बाद ये फैसला बड़ा कठिन था और उस फैसले में हमें ये तय करना था, रात भर सो नहीं पाए और हमें ईश्वर ने दिशा निर्देश दिया, ईश्वर हमें दिखाए रास्ता और उसके बाद हमने फैसला दिया। लेकिन उस फैसले पर सवाल अब से उठना शुरू हो गया और उनके सवाल उठाने वाले कौन थे? पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के। और पूर्व जज फाली एस नरीमन ने जो सवाल उठाए, जो जस्टिस नरीमन ने कहा कि ये सेकुलरिज्म का मोकरी है, मजाक उड़ाया गया। ये चंद्रचूड़ साहब ने जो फैसला दिया था वो सही फैसला नहीं था। राम मंदिर पर फैसले ने पूरे सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर दिया। और यही नहीं, वो यहीं तक नहीं रुके, सवाल तो चंद्रचूड़ के एक और फैसले पर उठ रहा है और वो फैसला नहीं था बल्कि वर्बल टिप्पणी थी और उसी टिप्पणी को लेकर चंद्रचूड़ फिर फंस गए। उन्होंने माफिया मांगी, कई जगह पर ये बोलते नजर आए कि जो अंतिम फैसला होता है जजों का, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले निकल कर आते हैं उसकी महत्ता है। इन टिप्पणियों की, इन ऑब्जर्वेशन की कोई वैल्यू नहीं है, फैसलों में इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी यही चंद्रचूड़ के समय ही जब पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यही सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में टिप्पणियां ज्यादा होती है, फैसले आप रिटन में देते हैं और वही लागू किया जाता है, लेकिन आप जो ऑब्जर्वेशन के आधार पर, अपने विचार के आधार पर टिप्पणियां करते हैं उससे सरकार के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियां, सरकार के खिलाफ काम करने वाले लोग और विपक्ष, ये सारे लोगों को एक हथियार मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणियों को हेडलाइन बनाया जाता है अखबारों में और वहीं से सरकार को बदनाम करने की कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को चाहिए कि अनावश्यक टिप्पणी ना किया करें, बल्कि फैसला जो देना है वो फैसला रिटन में दें जिसे लागू होना है। जिन टिप्पणियों का कोई मायने मतलब नहीं होता उसे करने की क्या जरूरत है। यही बात चंद्रचूड़ जब
सीजेआई थे तो उस समय कहा गया था सरकार की तरफ से, और उस समय कानून मंत्री हुआ करते थे किरेन रिजिजू, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा हमें नसीहत देने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कानून मंत्री कौन होते हैं, हमें जवाब देने वाले, हमारे फैसलों पर टिप्पणी करने वाले, उंगली उठाने वाले। ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच के टकराव की स्थिति थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो मनमानी कर रहे हैं उस पर सरकार थोड़ी टिप्पणी भी नहीं कर सकती, बोल भी नहीं सकती है, उस पर डिस्कस भी नहीं हो सकता है। ये चंद्रचूड़ ने किया था, परंपराएं सेट की, और इतनी सराहना चारों तरफ से हो रही थी कि जब से सीजेआई बने हैं चंद्रचूड़ तब से तो पूरे सुप्रीम कोर्ट में बेहतर काम हो रहे हैं, बेहतर फैसले हो रहे हैं। ये सराहना, ये बड़ाई इसलिए की जा रही थी कि उनका मनोबल और बढ़े और एंटी हिंदू, एंटी मोदी फैसला वो धड़ाधड़ देते जाएं, और दिया भी। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड पर उनके फैसले हों जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट से बने कानून की धज्जियां सिर्फ इसलिए उड़ा दी कि एक और कानून राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से उसका टकराव होता था। यह छोटा सा टेक्निकल रीजन था, लेकिन फिर भी उस टेक्निकल रीजन को इन्होंने आगे बढ़ाया और उसके बाद उसके खिलाफ फैसला दिया। यही नहीं, तीस्ता सितलवाड़ को जमानत देने के लिए इन्होंने 9 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाया। एक दिन में 2 बेंच बने, एक 2 जजों के बेंच, जिसमें यह कंफ्यूजन रहा, एक जज उनके जमानत के पक्ष में, दूसरे जज जमानत के विरोध में, फिर 3 जजों की बेंच बनी एक ही दिन में, 2-2 बेंच, और उसमें भी रात में, और तीस्ता सितलवाड़ को राहत दी गई, गिरफ्तार नहीं किया गया। ये ऐसी स्थिति थी कि उस समय इनकी पूरी सराहना हो रही थी, लेकिन एक फोटो आया पीएम मोदी के साथ गणेश पूजा की, इनको ट्रोल किया जाने लगा। और जैसे ही इन्होंने राम मंदिर के फैसले के ऊपर यह बात कही कि ईश्वर ने हमें दिशा दी है, तो ये ट्रोल होने लगे। कहा जाने लगा ईश्वर अब कानून पर फैसला ले रहे हैं तो कैसे मुसलमानों को उस पर भरोसा होना चाहिए। अब यही बात फिर से ये नरीमन साहब ने उठाया और उन्होंने कह दिया कि ये फैसले सही नहीं था, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ था, और चंद्रचूड़ परेशान हो गए। फिर उन्होंने एक कन्क्लेव में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है उस पर डिस्कशन तो होना चाहिए, लेकिन वो वर्डिक्ट उस समय के अकॉर्डिंग होता है, फिर बाद में बदला जा सकता था। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है जिसको फैसले में शामिल किया गया है। ये ज्ञानवापी मामले में था कि उन्होंने जो बात कही थी ज्ञानवापी में कि अगर किसी भी मंदिर में दूसरे धर्म के सबूत मिलते हैं तो क्या उसमें उसकी पूजा करने की या उन्हें पहचानने की या उनको जांचने की या उनके बारे में जानकारी लेने के लिए सर्वे नहीं कराया जा सकता। ज्ञानवापी परिसर मामले में उन्होंने यही कहा था कि अगर कोई फायर टेम्पल में क्रॉस मिलता है तो क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है। इन बातों को लेकर ऐसे घिरे हैं कि चारों तरफ माफिया मांग रहे हैं, लेकिन ये देखिए कि जो अभी वकील और जज की बात की जा रही है और खासकर कॉलेजियम के जजों की बात की जा रही है जिनमें टकराव और कंपटीशन चल रहा है, तो डीवाई चंद्रचूड़ भी उसी कॉलेजियम के हिस्सा रहे हैं। उनके पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे और सबसे ज्यादा समय तक चीफ जस्टिस रहने वालों में से थे, और उनके बेटे अभिनव चंद्रचूड़ आजकल सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। चंद्रचूड़ की समस्या यही है कि अभिनव चंद्रचूड़ को कैसे सेट किया जा सकता है। अगर इस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ हमारे बारे में यह चर्चा चल गई तो फिर क्या होगा, फिर तो वही परेशानी होगी, हमारा बेटा कैसे जज बन पाएगा, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगाया है एफआर नरीमन ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, और उनके पिता फॉली एस नरीमन ये देश के सबसे नामी गिरामी वकीलों में से एक, इतनी बड़ी जुरिस्ट कि उनके पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे अवार्ड मिले, और वो 72 से 75 तक एएसजी रहे। यही नहीं, उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया। 99 से लेकर 2005 तक वो नॉमिनेटेड मेंबर थे राज्यसभा के, और ऐसे बड़े वकील
बड़े नामी गिरामी वकील के बेटे जब जज बने तो वो भी खानदानी जजों की श्रेणी में आता है और उन्होंने दूसरे खानदानी जज यानी वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर आरोप लगाए और उसी कैटेगरी में अब खड़े हो गए हैं सीजेआई संजीव खन्ना, जिनकी कुंडली इसलिए तैयार हो रही है क्योंकि इनके फैसलों से यह लगता है कि इन्होंने भी मान लिया है कि आगे जो भी फैसले देंगे उसकी आलोचना अगर हो तो हमें इस इकोसिस्टम के खिलाफ ही हो। यानी कि अगर राइट विंग के लोग हिंदुओं में आलोचना होती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुस्लिम की तुष्टीकरण करने वाली राजनीति और मुसलमानों के समर्थक एनजीओ, मुसलमानों के समर्थक ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच हम बड़े दिखाई पड़े ताकि ये कॉलेजियम बचा रहे और हमारे आगे के लिए भी सुविधाएं मिलती रहे, हमारे परिवार के लोग ऐसे ही जज बनते रहें। क्योंकि संजीव खन्ना के पिता भी देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज, और उन्हीं के समय में ये संजीव खन्ना दिल्ली में प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस करते हुए बार एसोसिएशन में पहुंचे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और फिर दिल्ली के हाई कोर्ट में ही से इन्हें एडिशनल जज बनाया गया और फिर वहीं से परमानेंट जजशिप मिला और फिर किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट लाया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस हैं। ज्यादा समय नहीं है इनके पास रिटायरमेंट के लिए, ये 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले हैं। लेकिन इस बीच इनके फैसले भी देखिए, क्योंकि इनका तो पूरा परिवार ही जुडिशियल सिस्टम में रहा है। ये भी वही कॉलेजियम के खानदानी जज हैं जिनके चाचा हंसराज खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अब आगे क्या स्थिति है, क्योंकि जितने जजों की बात हो रही है उनके पिता, चाचा, मामा, दादा कोई न कोई या तो बहुत बड़े वकील या बहुत बड़े जज रहे हैं। और जो बड़े वकील के बेटे होते हैं उनके अगर प्रैक्टिस बेहतर चला तो वो जजशिप लौटा देते हैं। वो एडिशनल जज बनने के बाद भी वो स्वीकार नहीं करते। कॉलेजियम अगर उन्हें जज बनाना भी चाहे तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है। अभी जितने बड़े वकील हैं, अगर चाहें कपिल सिब्बल जज बन सकते हैं, अगर चाहें तो अभिषेक मनु सिंह भी जज बन सकते हैं। ये सारे के सारे केटीएस तुलसी जैसे बड़े बड़े वकील वो जज बन सकते हैं। लेकिन क्यों बने? अगर कपिल सिब्बल को एक हियरिंग के लिए 10 लाख से ज्यादा मिल रहा है तो एक जज का पेमेंट तो एक साल में उनके 2-3 हियरिंग के बराबर होता है। तो ऐसे में इतना ज्यादा पैसा और पावर के लिए राज्यसभा है, ये पैसा और पावर छोड़कर जज क्यों बनेंगे? लेकिन जब उनके प्रैक्टिस थोड़ी ढीली होती है तो वो जजशिप की तरफ चले जाते हैं। और यही स्थिति हिंदुस्तान में जजशिप की है, चाहे हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, क्योंकि दोनों जगह कॉलेजियम से सिलेक्ट किए जाते हैं। ये कंपटीशन नहीं है, ये सिलेक्शन है। और सिलेक्शन कैसे की जाती है? सिलेक्शन उनकी पृष्ठभूमि को देखकर की जाती है, इनका बैकग्राउंड क्या था और आज ये चाहते क्या हैं। वही स्थिति ये तीनों के तीनों खानदानी जज ही हैं, चाहे डीवाई चंद्रचूड़ हो या नरीमन हो या फिर जस्टिस संजीव खन्ना हो। ये सारे के सारे खानदानी जजों के बीच आज कंपटीशन चल रहा है। और संजीव खन्ना ने जिस तरीके से लगातार, चाहे अरविंद केजरीवाल की जमानत में ये भी जज थे, इनके साथ दीपांकर दत्त भी थे जो सलील दत्त के बेटे, उनके पिता भी जज रह चुके हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, और उनका पूरा परिवार जुडिशियल सिस्टम में है। तो ये सारे के सारे लोग जिस तरीके से फैसले दे रहे थे, सवाल तो उठ रहे हैं, कुंडलियां तैयार की जा रही है, कॉलेजियम के जज आपस में भिड़ रहे हैं। इस बात को लेकर कंपटीशन है कि हम बेहतर हिंदू विरोधी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो जितने फैसले अभी 4-5 आए हैं, चाहे मदरसा बोर्ड को लेकर चंद्रचूड़ ने फैसला दिया, या ज्ञान वापी को अटकाने वाला फैसला हो, या फिर अभी संभल विवाद के बाद वर्शिप एक्ट को लेकर यह फैसला आया, सीजेआई खन्ना ही ये फैसला देने वाले हैं जिन्होंने कहा कि अब स्टे लगेगा। यानी कि बेल के बाद एक नया तरीका हो गया स्टे का। हर जगह स्टे लगा दो जहां एक पक्ष हिंदू हो और जहां हिंदुओं के पक्ष में दिखाई पड़ रहा हो, चाहे कांवड़ यात्रा के समय नेम प्लेट की बात हो या फिर वर्शिप एक्ट के समय ये बात चले कि सर्वे पर सर्वे किया जा रहा है, या फिर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत वाले पहुंचे और उसमें स्टे लगाने की बात हो। हर जगह स्टे लगा दो कि आगे सुनवाई होते रहे लेकिन एक्शन ना हो पाए। स्टे लगाकर उन सारे एक्शन को एक
कूड़ेदान में बंद करके रख दो, जो स्थितियां इन लोगों की है। इसलिए अब इनकी प्रॉपर्टी की चर्चा भी चल रही है। और पिछले दिनों जिस तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला था कि नहीं, सारे जजों को अपनी प्रॉपर्टी रिवील करनी पड़ेगी, अभी सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों ने प्रॉपर्टी बताया नहीं है और ना हाई कोर्ट के सारे जजों ने बताया है। अभी केवल 8 से 10% जजों ने अपनी प्रॉपर्टी रिवील की है। लेकिन संसदीय समिति में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि नहीं, अब एक नियम बनाना चाहिए कि आपको भी अपनी प्रॉपर्टी पोर्टल पर रखनी पड़ेगी। जैसे चंद्रचूड़ के समय में इन लोगों ने जो 28 जज सुप्रीम कोर्ट के अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल दिए, वो बंद लिफाफे में दिए सीजेआई के पास। ये बंद लिफाफों से लोगों की जानकारी में नहीं आएगा और न ही आगे इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी जिससे कि इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। यानी जो टेंशन इन लोगों ने पैदा की है, अब टेंशन इनकी बढ़ने वाली है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी की जांच भी होगी, कॉलेजियम के खिलाफ एनजेएससी भी आएगा और संसद में, पैनल में, हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस तरह की टिप्पणियां हिंदुओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ करने का अधिकार है। उस पर सवाल नहीं उठेगा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इनके खिलाफ ही जो टिप्पणियां करते हैं उसका हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये सारी स्थितियां ऐसी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भरोसा कमजोर होता जा रहा है और चर्चा इस बात की चल रही है कि अब कोई बेहतर जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, जिसे संसद के माध्यम से ही लाया जा सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर आपके लाते रहें। धन्यवाद।